बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी और इस हवाले से होने वाली अहम तरीन अपडेट्स लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई शहीद की तदफीन का जो के तकरीबात हैं वो शुरू हुए चाहते हैं। वो 4 तारीख से ये तकरीबात का आगाज़ हो जाएगा। इसके साथ साथ कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर आपसे बात करने हैं। ख़ासतौर पर अमेरिका और ईरान के दरमियान जो कशीदगी है उसके हवाले से इसराइल के जो वज़ीर दिफा है उन्होंने एक बार फिर ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए, नए सुप्रीम लीडर के लिए धमकी दी है। ये धमकी क्या है और इसके जवाब में ईरान ने क्या इक़दाम किए हैं, इसके हवाले से आपसे बात करनी है। ईरान के जानिब से सुप्रीम लीडर शहीद के कत्ल का बदला लेने का ऐलान किया गया है और ये ऐलान किसने किया है और कैसे ये कत्ल का बदला लिया जाएगा, इसके हवाले से भी तफसीलात आपसे आगाह करेंगे। इसके साथ साथ जो बड़ी खबर है जिसके हवाले से आपसे बात करनी है वो है बहरीन के अंदर 12 ममालिक का एक इजलास हुआ है। अमेरिका की सरबराही में मशरक़ी वस्ता के 12 ममालिक ने उस इजलास में शिरकत की है और इस इजलास में क्या फ़ैसले हुए, बड़ी अहम किस्म की खबर है। इसके हवाले से आपसे डिस्कस करना और इसके साथ साथ जो न्यूयॉर्क पोस्ट ने एक बड़ी खबर दी है अमेरिका और सऊदी अरब के रिलेशंस के हवाले से, ये बहुत ही अहम खबर है। उसके हवाले से भी आपसे तफसीलात शेयर करेंगे और उसके साथ साथ एक और अमरीकी हेलीकॉप्टर गिरा है या मार गिराया गया है, ये क्या कहानी हुई है, इसके हवाले से भी आपको तफसीलन हम बयान करेंगे। और साथ साथ जो इस्लामाबाद डिक्लेरेशन है उसके नतीजे में आखिरकार कुछ पेशरफ्त हुई है ईरान और अमेरिका के दरमियान जो बातचीत का सिलसिला जो दोहा में शुरू हुआ है उसके हवाले से वो भी आपसे शेयर करेंगे। और यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो जारी जंग है उसमें बड़ी अहम किस्म की डेवलपमेंट्स हैं। आपको ये तमाम जो खबरें हैं वो तफसीलन आप शेयर करेंगे, लेकिन उसके लिए ये व्लॉग जो है आपको आखिर तक सुनना पड़ेगा। सबसे जो बड़ी खबर है वो तो ज़रा बाद में दे देंगे, लेकिन ये कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई शहीद, उनकी तदफीन के हवाले से जो तकरीबात का आगाज़ से आखिरी रसूमात जो है वो कल से तकरीबन 4 तारीख से शुरू हो जाएंगी। 4 तारीख को मसला इमाम ख़ुमैनी जो कि तेहरान की एक अहम इमारत है वहाँ पर ये तकरीबात शुरू हो जाएंगी। फिर 5 तारीख को कुम में ये तकरीब होगी। उसके बाद 6 और 7 तारीख को इराक़ के अंदर इराक़ में भी करबला मोहल्ला और फिर नजफ़ अशरफ में ये तकरीबात होंगी। उसके बाद 9 तारीख को इनकी जसद खाकी जो है वो मशहद मुक़द्दस जो है मुंतकिल किया जाएगा और वहाँ पर उनकी तदफीन होगी। इस हवाले से दुनिया भर से जो वफूद है उनकी तेहरान आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से जो लाखों लोग जो हैं वो इन तकरीबात में, इन मरासिम में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो कल यहाँ से रवाना होने वाले हैं, जबकि कायदे मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी समेत दीगर जो मजहबी और समाजी सियासी रहनुमा जो है वो आज रवाना हो चुके हैं बड़ी तादाद में। अवाम की भी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो रवाना हो रही है। ये तकरीबात जो हैं वो 4 जुलाई से बाकायदा उनका आगाज़ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर ये थी कि इसराइल के जो वज़ीर दिफा है इसराइल काट्स, उन्होंने नए सुप्रीम लीडर के हवाले से एक धमकी आमेज़ बयान जारी किया जिसमें उनको भी निशाना बनाने के हवाले से इशारे दिए गए, जिसके बाद ईरान की जानिब से सख्त तरीन जवाब सामने आया। ईरान ने एक तो इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में उसकी बाकायदा शिकायत की है और पुरज़ोर एहतजाज किया और उसको कहा गया है कि अमेरिका जो है वो उसकी शे में इसराइल ये जो धमकियाँ दे रहा है, लिहाजा अमेरिका की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने इस पालतू जो जानवर है उसको, उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया अब्बास अराग़ची ने, कि उनको संभाले, अगर नहीं संभालते तो फिर हम सख्त तरीन जवाब दे देंगे। ईरान की जानिब से ये क्लियर कर दिया गया है। अराग़ची ने कहा कि इतना सख्त जवाब दे देंगे कि हम जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसके अलावा ईरान के जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल है उसके सरबराह हैं मोहम्मद बाकर ज़ुल्क़दर, उन्होंने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हम ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत का बदला ले लेंगे और तमाम कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाएँगे जिन्होंने उनकी शहादत में किरदार अदा किया था। उन्होंने कहा कि शहीद कायद की शहादत के वक्त उनकी जो बंद मुट्ठी थी वो ईरान की कौमी सलामती की नज़रिए की एक दायमी अलामत रहेगी। इसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि ईरान के जो मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा ख़ामनेई, उन्होंने भी कहा था कि मैंने अपने वालिद की शहादत के बाद उनकी मैयत को मैंने देखा, उनकी बॉडी को मैंने देखा और उनके जो हाथ जो था, जो मुट्ठी थी वो बंद थी।
और यही जो बंद मुट्ठी है वो ईरान की जो कौमी सलामती के नज़रिए की एक दायमी अलामत है। ये अल्फाज उन्होंने भी इस्तेमाल किए थे। अब जो है वो बाकिर जुल्कदर ने भी ये कहा कि ये जो बंद मुट्ठी है वो एक दायमी अलामत है हमारे कौमी नज़रिए की, लिहाजा हम जो है जराइम के मुर्तकिब और अहकाम देने वाला अनासिर को बहुत जल्द और मुनासिब वक्त पर अंजाम तक पहुँचाएँगे। तो ये एक क्लियर कट ईरान की जानिब से स्टांस सामने आया है, तो वो अब इसका बदला लेने के ऊपर तुले हुए हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी खबर जो कि मैंने आपसे शेयर करना है वो ये है कि ईरान के ख़िलाफ़ ये एक बड़ा इजलास हुआ है। 12 जो ममालिक है उनका इजलास हुआ है बहरीन के अंदर, जिसमें अमेरिका की सरबराही में ये इजलास हुआ है, जिसमें ख़ास तौर पर आबनाए हुर्मुज़ में आज़ादाना तिजारत और जहाज़रानी के हवाले से उसको क्लियर करने के हवाले से अज़म का इजहार किया गया है। इन जो इजलास में जो शरीक ममालिक है उनमें बहरीन है, मिस्र है, उर्दन, कुवैत, लुबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, शाम, मुत्तहिदा अरब अमारात और यमन के फ़ौजी हुकाम ने शिरकत की है। ये फ़ौजी हुकाम की ये इजलास था। अब फ़ौजी हुकाम ने अमेरिका की सरबराही में ये इजलास किया है और सेंट कॉम के जो सरबराह हैं ब्रेड कोपर, उन्होंने कहा कि खित्ते के शराकतदार ममालिक के साथ ताउन जारी रहेगा। आप अंदाज़ा करें कि ये इन ममालिक को वहाँ पर नहीं जाना चाहता, लेकिन ये ममालिक के फ़ौजी हुकाम ने इस इजलास में शिरकत की है। ईरान ने बहरीन में होने वाली इस इजलास की शदीद तरीन मज़म्मत की है और खित्ते के ममालिक को ये बावर कराया है कि आप इस चीज़ को जहन में रखें कि ये जो गैर मुल्की अनासिर हैं, ये जो दीगर ममालिक की जो तीसरे फरीक है, वो आपकी हिफाजत करने में पहले भी नाकाम रहे हैं और आइंदा भी नाकाम रहेंगे, और ये आपके ममालिक के अंदर अमन लाने के ज़ामिन नहीं है। लिहाजा ईरान ने ममालिक को खबरदार किया है कि वो अमेरिका के किसी भी ऐसे झांसे में नहीं आए जिससे इलाका एक बार फिर एक आग व खून के एक उसमें लिपटा जाए। बहरहाल ये उन्होंने क्लियर कर दिया है। ईरानी वज़ीर दिफा ने भी कहा है कि ईरान के जो खासतौर पर जो जोहरी सलाहियतें हैं और फिर दिफाई जो मिसाइल प्रोग्राम है वो हमारी सुर्ख लकीर है और इसके ऊपर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर कोई मुज़ाकरात भी नहीं होंगे, और ये सलाहियतें अब ना काबिल मुज़ाकरात हैं, न ही मुस्तकबिल में इस हवाले से कोई मुज़ाकरात होंगे, ना बातचीत होगी। इसके अलावा ईरान के ड्रोन मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम मज़ीद तरक्की करते रहेंगे और बमबारी से मुतासर जोहरी तनसीबात के मुआयने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये ईरान के वज़ीर दिफा ने क्लियर कर दिया है, नायब वज़ीर दिफा ने यह बयान जारी किया है। और जो सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान ये क्या मामला हो गए हैं, उनके दरमियान कशीदगी क्यों बढ़ रही है, इस हवाले से अमरीकी अखबार है न्यूयॉर्क पोस्ट, उन्होंने एक अहम तरीन रिपोर्ट जारी की। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग, आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश और सऊदी अरब के तेल के मफादात को दरपेश खतरात के पेश नज़र अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात में ख़तरनाक हद तक कशीदगी पैदा हो गई है। उन्होंने इस अखबार ने दावा किया है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने सऊदी अरब की जानिब से बार बार दी जाने वाली इन इंतबाहात को नज़रअंदाज किया, जिनमें जंग के फौरी खात्मे और ईरानी बंदरगाहों के मुहासरे के खात्मे पर जोर दिया गया था। और अखबार रिपोर्ट करता है कि ईरान के मुमकिन रद्द अमल के खदशे के पेश नज़र सऊदी अरब ने ट्रंप के इस मंसूबे के ऐलान के बाद, जिसके तहत आबनाए हुर्मुज़ में आयल टैंकरों को अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाना था, अपनी फ़ौजी तनसीबात अमरीका के लिए बंद कर दी, जिसके नतीजे में ये मनसूबा सिर्फ 2 दिन में ही नाकाम हो गया। जो ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ से तिजारती टैंकरों को महफूज रास्ता देने के लिए एक जो अपने ऑपरेशन का आगाज़ करने का ऐलान किया था, जो कि दूसरे दिन ही ख़त्म कर दिया गया था, तो उसकी तरफ इशारा है। इसके अलावा अखबार ने रिपोर्ट किया है कि उसी वक्त से वाशिंगटन और रियाद के दरमियान इख्तलाफात में मुसलसल इजाफा देखने में आया है और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने फ्रांस में होने वाले ग्रुप ऑफ 7 के इजलास में अमरीकी पॉलिसियों पर एतराज़ किया था, उन्होंने तनकीद की थी। जबकि अमरीकी वज़ीर दिफा मार्को रूबियो ने अपनी जो हालिया दौरा था मशरिक़ी वस्ता के ममालिक का, उस दौरे में भी रियाद जाने की कोशिश नहीं की, वो रियाद नहीं गए। तो वजह यही थी इन दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये है कि सऊदी अरब जो है वो ये रियलाइज़ कर चुका है कि ईरान जो है इस खित्ते का एक अहम तरीन ताकत है, लिहाजा उसके ख़िलाफ़ उसको एकोमोडेट करने की ज़रूरत है, न कि उसको आइसोलेट करके उसको और ज़्यादा ख़तरनाक बनाने की। लिहाजा और दूसरा उन्होंने ये भी रियलाइज़ कर लिया है कि
अमेरिका ने इन ममालिक के सरजमीन को तो इस्तेमाल किया, लेकिन इन ममालिक को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। ईरान ने इन ममालिक के अंदर जितने भी ममालिक थे वहाँ पर मौजूद अमरीकी ठिकानों को भरपूर तरीके से निशाना बनाया और ठिकानों को तबाह व बर्बाद करके रख दिया। इसकी वजह से ममालिक के अंदर भी लामाला मसाइल तो क्रिएट हो गए, लेकिन ईरान की इंटेंशन ये नहीं थी कि उन ममालिक के ऊपर कोई नुकसान पहुँचे, बल्कि उन ममालिक के अंदर मौजूद अमरीकी ठिकानों को ईरान की जानिब से भरपूर तरीके से निशाना बनाया गया। अच्छा, एक और अमरीकी हेलीकॉप्टर जो है उसने क्रैश लैंडिंग की है, बल्कि वो गिर कर तबाह हो गया है ये बहर अरब के अंदर। और ये अमरीकी बहरिया के 5वीं बेड़े ने बहर अरब में अमरीकी फ़ौजी हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग और उसके नतीजे में एक एहलकार के लापता होने की तस्दीक की है। हंगामी लैंडिंग करने वाले MH-60S सी हॉक हेलीकॉप्टर के जो 4 अमले के अरकान थे उनमें से 3 को बचा लिया गया था, लेकिन एक जो पायलट था वो लापता हो गया, उसकी तलाश जारी है। हेलीकॉप्टर जो अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ USS जॉर्ज W बुश से ये रवाना हो गया था और इसी से ही वाबस्ता था बहर हमर के अंदर ये गर्क हो गया। और उसमें जो लापता होने वाले जो उनकी जो पायलट है उसकी तलाश जारी है और ये भी तहकीकात किए जा रहे हैं कि कहीं इस हेलीकॉप्टर को मार तो नहीं गिराया गया या इसने वाकई फनी खराबी के ज़रिए उसने लैंडिंग की है। बहरहाल ये एक और एहलकार जो है वो लापता हो गया है। इसी तरह अमेरिका की जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पूरे रीजन के अंदर फिर कैरेबियन के अंदर उनके जो एहलकारों के लापता होने का सिलसिला एक बहुत तेज़ी के साथ गर्म हो गया है और मुख्तलिफ इलाकों से ये खबरें आ रही हैं कि उनके जो एहलकार हैं वो लापता हो रहे हैं। इससे पहले अफ्रीका में भी 2 एहलकारों के लापता होने की तस्दीक की गई थी, जिनकी बाद में लाशें सामने आई थी। और इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ भी एक एहलकार के लापता होने की इतला सामने आई थी, बाद में उसकी भी लाश मिली थी। अब ये जो फौजी एहलकार है उसकी भी जो लाश है, ये जो फौजी एहलकार है वो लापता है, अब उसकी लाश मिलती है या जिंदा ही उनको मिलता है, तो बहरहाल उसकी तलाश जारी है। अच्छा, जो इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त है जो कि इस्लामाबाद डिक्लेरेशन के नाम से मशहूर है, तो इसके हवाले से भी बड़ी अहम किस्म की पेशरफ सामने आई है। ख़ासतौर पर जो दोहा के अंदर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान और कतर के जो सालिसी के अंदर मुज़ाकरात में पेशरफ ये सामने आई है कि ईरान और अमेरिका ने अपने मुज़ाकरात को जारी रखने पर इत्तेफाक किया है और ख़ासतौर पर ये जो मुज़ाकरात जो हैं वो अयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई की तदफीन के बाद दोबारा से शुरू होंगे। बहरहाल उस वक्त तक जब तक तदफीन नहीं होती ये मुज़ाकरात को हाल्ट किया गया है और ये तय किया गया है कि जब ये तदफीन का अमल मुकम्मल हो जाएगा तो इसके बाद दोबारा से मुज़ाकरात जो है शुरू किए जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा $3 अरब के फ़ंड्स के इजरा पर भी बाहर ये इत्तेफाक कर लिया गया है और बराह रास्त हार्ड लाइन पर इत्तेफाक कर लिया गया है अमेरिका और ईरान के दरमियान। अगर ये बराह रास्त हार्ड लाइन कायम हो जाता है तो बहुत सारी जो गलतफहमियाँ हैं वो भी दूर हो सकती हैं। इसके अलावा अरब मीडिया ने ये दावा किया है कि ईरान ने मुज़ाकरात में हर पेशरफ्त के साथ $3 अरब जारी करने की शर्त रखी है। आबनाए हुर्मुज़ के बारे में ओमान की तजवीज़ पर मुशावरत के लिए वफूद अपने अपने मुल्क में जाएंगे। तो यानी एक तो ओमान ने एक तजवीज़ दी है जो आबनाए हुर्मुज़ की में जहाज़ रानी है उसके हवाले से टैक्स न लेने और फ़ीस न लेने के अलावा और क्या हो सकता है। मतलब ये कि वो कंपनियां जो है जहाज़रां कंपनियां कुछ इन ममालिक को दे सकती हैं, न कि इंडिविजुअल जहाज़। तो ये एक तजवीज़ है, उसके ऊपर भी बातचीत होगी। इसके हवाले से जो दोनों ममालिक के वफूद हैं, जो तीनों ममालिक के वफूद हैं, वो वापस अपने अपने ममालिक में जाएंगे और उसके ऊपर बातचीत करेंगे। बहरहाल ये एक अहम डेवलपमेंट है। अच्छा, रुख करते हैं यूक्रेन और रशिया का। तो यूक्रेन और रशिया के दरमियान भी जो जंग है वो बहुत शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। रशिया के ऊपर जो यूक्रेन के मुसलसल हमले हैं उसके जवाब में आखिरकार रशिया ने भी भरपूर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। अभी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रशिया ने कीव के अंदर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं और कीव पर ज़रकून और इस्कंदर मिसाइलों की बारिश कर दी है और हमलों में एक बुलंद बाला इमारत है उसको भी नुकसान पहुंचाया, जिसमें एक लग्जरी अपार्टमेंट को निशाना बनाया गया है। और इस लग्जरी अपार्टमेंट के बारे में कहा जा रहा है कि ये नेटो का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था इस लग्जरी इमारत के अंदर, जिसको तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा हमले में मिसाइल गाइडेंस प्लांट को निशाना बनाया गया है और फ्लेमिंगो और फायर पॉइंट मिसाइलों के कंट्रोल सिस्टम्स तैयार किए जाते थे इस प्लांट के ऊपर, ये तबाह बर्बाद हो गया। इसके साथ साथ सनती प्लांट जहां लीमा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम के पुर्जे और उसके ज़ख़ीरे तैयार किए जाते थे और ज़ख़ीरा किया जाता था,
उसको भी निशाना बनाया है। इसके अलावा कीव शहर और कीव रीजन की गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टेशन है उनके ऊपर हमले किए गए हैं, और ये जो स्टेशन थे वो यूक्रेन की दिफाई सनत की अहम तनसीबात को तवानाई फराम कर रहे थे। इसके अलावा एक फ्यूल डिपो को भी तबाह किया गया है, जहाँ से कीव में तैनात जो फौजी हुकाम है उनके लिए डीजल फराम किया जाता था, इसको भी तबाह कर दिया गया है। एक ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक मरकज़ जहाँ पर ड्रोन्स, वारहेड्स, गोला बारूद और फौजी गाड़ियों के पुर्जे ज़ख़ीरा किए जाते थे, उसको भी रशिया की जानिब से हमले करके तबाह कर दिया गया है। जबकि यूक्रेनी जो जनरल स्टाफ है उन्होंने ये दावा किया है कि हमने भी रशिया के अंदर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं और रशिया के अंदरूनी इलाकों में वाक़ तेल साफ़ करने के जो कारखाने हैं उनको निशाना बनाया है और फौजी तनसीबात को और ड्रोन ज़ख़ीरों को निशाना बनाने का उन्होंने दावा किया है। तो ये बड़ी खबरें रीजन से आ रही हैं, खासतौर पर रशिया की जानिब से। तो जो भी नई डेवलपमेंट्स तमाम तर खित्ते से रशिया और यूक्रेन की जंग के हवाले से और मशरक़ वस्ता के हवाले से सामने आती रहेंगी, इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करते रहेंगे। यहाँ बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।